हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते अपनी जीएसटी डिस्कशन को। हम है चैप्टर नंबर 6 टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेज नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 3 टाइम ऑफ सप्लाई का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन्होंने डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी दे दिया है, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स कि जो गुड्स लेने वाला है रिसिपिएंट उसने किस दिन पेमेंट कर दिया है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और जिस दिन इसने इनवॉइस इशू किया है वो दे दिया है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डेट से 30 दिन के बाद, इमीडिएटली फॉलोइंग इमीडिएटली फॉलोइंग, हाँ 30 दिन के बाद का दिन क्या आ रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस वो भी दे दिया है। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स अर्लियर ऑफ 1, 2 और 4। अब इन्होंने तीसरे एग्जाम्पल में बस यहीं पे समझा दिया है, यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, रुको। ठीक है, तो इन्होंने 3 चीज़ें दे दी है आपको, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स। तो देखो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है, जुलाई 1, डेट ऑफ पेमेंट बाय द गुड्स अगस्त 10 और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सप्लायर ऑफ गुड्स। अब देखो गुड्स के केस में 2 केसेज हो सकते हैं, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से 30 डेज के बाद का जो दिन आता है वो ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसका एक टेबल बना लिया कि इसमें ये तीनों तो रखे ही इन्होंने, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वो भी लग दिया, लेकिन वो 30 डेज के बाद क्या होगा। और उसके बाद फिर जवाब दे दिया है कि अब ये चारों कॉलम कंसिडर करने के बाद जो आंसर है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई वो क्या रहने वाला है। तो इसको हम यहाँ से करते हैं, ये वाला पार्ट। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जुलाई 1, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट्स अगस्त 10 और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स से पहले पहले उसने इनवॉइसिंग कर दी है, अच्छी बात है। और डेट फ्रॉम द 29 जून को इनवॉइसिंग की है, उसमें आप 30 दिन ऐड कर दो, तो जो अगला दिन आएगा आफ्टर 30th डे वो आ जाएगा जुलाई 30, वो भी निकाल दिया। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, अब इसमें क्या क्या देखेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखेंगे, फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स देखेंगे और फिर 4 डेट इमीडिएटली फॉलोइंग विच एवर इज अर्लियर, तो जुलाई 1। अब इसमें इन्होंने क्या रिवर्स चार्ज के बारे में पूछा है क्या, डिटरमाइन, हाँ देखो क्वेश्चन के शुरुआत में ये डिटरमाइन द टाइम सप्लाई इन द फॉलोइंग केस एज्यूमिंग दैट द जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज का केस है ये। तो रिवर्स चार्ज के केस में इनवॉइस की डेट से 30th डे वाला जो कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कंपैरिजन करेंगे वो 30th डे के बाद की जो डेट आएगी वो, जैसे केस में जुलाई 30 है, तो हमारी कंपैरिजन रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकेंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, मतलब डेट ऑफ रिसीव, उसने पैसे गुड्स किस दिन रिसीव किया वो, उसने पेमेंट किस दिन की है वो, और इनवॉइस की डेट से 30th डे को क्रॉस करने के बाद जो डेट आएगी, जैसे किस केस में 30 जुलाई है क्योंकि 29 जून को तो इनवॉइस इशू हो गया है। तो हम 1, 2 और 4 कॉलम इन तीनों को कंपेयर करेंगे और तीनों में जो सबसे पहले की जो डेट आ रही है वही टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे कि इस केस में जुलाई 1, सेकेंड में देख लेते हैं जुलाई 1, 25 जून, 29 जून और जुलाई 30। तो अब देखो 1, 2 और 4 में कंपेयर करके तो जून 25 आ रहा है। थर्ड में देखो जुलाई 1, फिर पार्ट पेमेंट रिसीव किया है, पार्ट पेमेंट रिसीव किया है 30 जून को एंड द बैलेंस पेमेंट रिसीव किया है 20 जुलाई को, ठीक है। 29 जून को तो इनवॉइसिंग 29 जून को और ये 30 जुलाई को उसके 30th डे आ गई है। तो पार्ट पेमेंट के लिए हम 30 जून देखेंगे और फाइनल पेमेंट के लिए देखेंगे हम 20 जुलाई की डेट को कंपेयर करने के लिए। तो जुलाई 1, 30 जून और 30 जुलाई, 1 जुलाई, 30 जून और 30 जुलाई। तो इस तीनों में सबसे पहला जो डेट है वो 30 जून का आ रहा है, तो 30 जून पार्ट पेमेंट के लिए हो जाएगा। अब चलते हैं बैलेंस पेमेंट जुलाई 20 को भी है, तो जुलाई 1 मतलब 1 जुलाई, 20 जुलाई और फिर 30 जुलाई। तो इन तीनों में देखो सबसे पहले की डेट कौन सी आ रही है, वो है जुलाई 1, पेमेंट मेड एंड जुलाई 1 फॉर द बैलेंस अमाउंट। फिर जुलाई 5, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 18th 28th जून एंड डेबिटेड इन द रिसिपिएंट
बैंक अकाउंट ऑन 30th जून। याद है आपको कि पेमेंट की केस में हम पेमेंट की डेट क्या लेते हैं, अर्लियर ऑफ दो चीज़ों का जो सबसे पहले की डेट आती है हम वो ले लेते हैं पेमेंट की डेट। या तो उसने बुक्स में किस दिन एंट्री की है या फिर उसके अकाउंट से डेबिट किस दिन हुआ। तो देखो 28 जून और 30 जून इन दोनों में आपकी पेमेंट डेट क्या होगी, 28 जून होगी। तो अब कंपेयर करना है 5 जुलाई, 28 जून और जुलाई 2 में। तो तीनों में सबसे पहले की डेट आ रही है 28 जून। तो देखो यहाँ पे लिखा है 28 जून, दैट इज द व्हेन पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, अब चलते हैं जुलाई 1। पेमेंट की जो एंट्री की है बुक्स ऑफ अकाउंट में 30 जून को की है, लेकिन जो उसका डेबिट हुआ है वो 26 जून को ही हो गया। तो दोनों में अर्लियर की डेट कौन सी है, 26 जून है। तो 26 जून आपकी पेमेंट डेट मानी जाएगी। तो अब जुलाई 1, 26 जून और 30 जुलाई में कंपेयर करो तो 26 जून आ जाएगा। द व्हेन पेमेंट इज डेबिटेड इन द रिसिपिएंट बैंक्स अकाउंट। नाउ लास्ट एग्जांपल है अगस्त 1, अगस्त 10, मतलब 1 अगस्त, 10 अगस्त और 30 जुलाई। तो इसमें 30 जुलाई की डेट है जो आफ्टर 38 डेट आ रही है। तो इन तीनों को कंपेयर करने पे 30 जुलाई की डेट सबसे पहली डेट आ रही, इसलिए यही टाइम ऑफ सप्लाई है। अब ये है सर्विस का केस, और सर्विस का केस भी रिवर्स चार्ज वाला है। Now question number 4, determine the time of supply in the following cases assuming that GST is payable under reverse charge। तो रिवर्स चार्ज के केस में फिर से हमें कॉलम बनाना होगा कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है। इशू ऑफ इनवॉइस में 60 डेज और ऐड कर देंगे तो 61st डे होगा। तो ये देखो डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस वो हो गया, डेट ऑफ इशूएंस ऑफ इनवॉइस द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गया, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस, और इनवॉइस की डेट से 60 डेज के बाद की जो डेट आ रही है वो हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे इसमें डेट ऑफ पेमेंट से, और जो डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज आएगी। तो इनवॉइस की डेट को हम कंपेयर ना ही रिवर्स चार्ज के केस में, ना ही गुड्स के केस में करते हैं, ना ही सर्विस के केस में। इनवॉइस की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसमें गुड्स के केस में 30 डेज ऐड करेंगे और सर्विस के केस में 60 डेज ऐड करेंगे। तो अब हमें कंपेयर करना है 1 और 3 से, मतलब डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई सर्विस ये, और या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस। तो इन दोनों में जो अर्लियर है, राजेश जी का कॉल है, राजेश जी पॉकेट 3। राजेश जी एक सेकंड। सुमित है, बोलो एक बार कि अभी सर्वे जी बात करते हैं। तो हम फर्स्ट और थर्ड, सॉरी ये जो छोटी मोटी डिस्टर्बेंस आ जाती है, एक्चुअली मेरी टीम बगल में ही बैठ के काम कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी या तो बहुत ही फोकस वाला काम करना होता है या फिर जब मैं बुक रीडिंग करता हूँ तो अपना जो मोबाइल है वो अपनी टीम को दे देता हूँ ताकि वो इम्पोर्टेंट मैसेजेस का जवाब दे सके, या फिर कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो वो पिक कर सके। क्योंकि आजकल ये इंटरनेट और ये फ़ोन कॉल्स एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन का ही काम करती है। तो जब भी आपको डीप वर्क करना हो, मतलब या फिर बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करना हो, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, तो आप अवॉइड करना फ़ोन कॉल्स को, इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट की ज़रूरत है आपको, कोई लेक्चर्स देखना है या फिर ये, तो एक लिमिटेड यूज होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि मोबाइल लेके या फिर लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, एक तरफ लेक्चर चल रहा होता है और ध्यान हमारा मोबाइल पे भी होता है। मैं लास्ट ईयर जब लाइब्रेरी जाता था तो मैं वहाँ देखता था कि लोग लैपटॉप में मतलब लेक्चर्स भी ले रहे हैं और आराम से इधर उधर भी देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो आज की जो मतलब सक्सेस ना होने के या सफलता ना मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर लो अपनी लाइफ से, या फोकस कर लो, मतलब आप ज़्यादा ध्यान दोगे ना किसी चीज़ को ना करने पे, तो वो चीज़ और उसको करने के लिए जो
ईगरनेस बढ़ेगी, करने की इच्छा बढ़ेगी। इसलिए क्या नहीं करना है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्या करना है उस पर ध्यान देना है और उसका टाइम स्पेंड बढ़ाना है। जैसे कि पढ़ाई करनी है तो उस पर फोकस करके उसका टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो और आप नहीं देख पा रहे हो, मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप राइटिंग कर लो, लिखने लग जाओ। क्योंकि लिखते टाइम क्या होता है, हमारा हाथ और आँखों का जो कोऑर्डिनेशन है, दिमाग का कोऑर्डिनेशन एक जगह होता है, तो वो कर लो। टहल टहल के वॉक करके मतलब लेक्चर्स देख लो, या फिर अलग अलग तरीके तो आपको अपनाने हैं ताकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो पूरा हो सके। ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस या अदर चीज़ें आपके मेन गोल को ही फुलफ़िल होने में प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, उसके लिए भी एक टाइम रख लो कि भाई हाँ, दिन में 5 मिनट 10 मिनट देंगे, अगर इतना ही ज़रूरी है तो। चलते हैं आगे। जैसे मेरा ऑफिस है तो मुझे पता है कि हाँ, मेरे क्लाइंट्स के मैसेजेस आ सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट कॉल्स भी आ सकती है, बट ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए हमेशा ही अवेलेबल हूँ। मुझे बुक रीडिंग करनी है, मुझे अपने हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे आप लोगों के साथ जीएसटी डिस्कशन करना है, या फिर चैप्टर्स जो है आपका सिलेबस जो भी है, तो मैं उनके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैं क्लाइंट के लिए काम करता हूँ या क्लाइंट्स हैं तो वो मुझे 24/7 तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर 24/7 ही एक्सेस करेंगे मुझे ईजिली एक्सेस कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी पढ़ाई लिखाई करने का, और किसी के लिए हम 24 घंटे थोड़ी ना काम करेंगे, या मेरी इतनी बड़ी टीम बनाने का, या फिर और टीम जो मैं सोच रहा हूँ कैसे क्यों बनाऊँगा फिर। तो इसीलिए अपनी एक्सेसिबिलिटी जो है ना, मतलब आपको लोग एक्सेस ही तब कर पाए जब सच में उसकी ज़रूरत है, या वो आपको आपके अकॉर्डिंग एक्सेस कर पाए। ये नहीं कि जब मर्जी किसी ने आपको फ़ोन मिला दिया और आप उसको फ़ोन पे बात भी करें। नहीं भाई, ये हमारा पढ़ने का टाइम है, ये हमारा बुक रीडिंग का टाइम है, ये हमारी हेल्थ के लिए टाइम है ना, ये हमारे पैशन को फॉलो करने का टाइम है। तो ये सब चीज़ों में क्यों कंप्रोमाइज़ करना। जब उसके लिए टाइम होगा तो उसमें फिर पूरा हम उसी पे ध्यान देंगे, ना हम उस टाइम हेल्थ को ध्यान देंगे, ना उस टाइम पैशन को फॉलो करेंगे, ना उस टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो चीज़ करना है, काम करना है तो काम करेंगे अच्छे से। चलो, बोर हो गए होगे, ज्ञान की बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस केस में यही देखना था कि भाई डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और इनवॉइस की डेट को इग्नोर कर दो। 60 डेज़ के बाद की जो डेट है, तो पहले और थर्ड को हम कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे जो सबसे पहले की डेट आ रही है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। तो देखो, अगस्त 10 को पेमेंट रिसीव हुआ है, पेमेंट किया है, 29 जून की इन्वॉइसिंग थी, अगस्त 29 आ रहा है 60 दिन के बाद। तो 10 अगस्त और 29 अगस्त में जो पहले आ रहा है वो है अगस्त 10। तो 10 अगस्त को हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। नाउ सेकेंड 10th ऑफ अगस्त और जून 1 और फिर ये अगस्त 1 है, तो अगस्त 1, 1 ऑफ अगस्त और 10th ऑफ अगस्त दोनों में जो पहले की डेट आ रही है 1 अगस्त आ रही है। अब पार्ट पेमेंट के केस में देखो, पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30th जून एंड बैलेंस अमाउंट पेड ऑन सितंबर 1। तो पार्ट के लिए हम 30th जून और 29th ऑफ अगस्त को कंपेयर करेंगे, और फाइनल के लिए हम 1 सितंबर और 29 अगस्त को कंपेयर करेंगे। तो जब पार्ट पेमेंट हुई है जून 30 को और अगस्त 29 वो 61st डे आ रहा है, तो दोनों में कंपेयर करो तो जून 30 आ रहा है सबसे पहले की डेट, तो जून 30 फॉर पार्ट पेमेंट। एंड बैलेंस पेमेंट के लिए देखो सितंबर 1 है और उधर है अगस्त 29। तो सितंबर 1 और अगस्त 29 दोनों को आप कंपेयर करो, तो दोनों को कंपेयर करने पर अगस्त 29 आएगा, तो अगस्त 29 फॉर बैलेंस अमाउंट आ जाएगा, अगस्त 29 फॉर बैलेंस अमाउंट टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। फिर है फोर्थ, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन जून 28। जो पेमेंट एंटर्ड हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में 28 जून को, एंड डेबिटेड इन रिसिपिएंट बैंक, तो डेबिट हुआ है 30 जून को। तो अब पेमेंट के केस में हमेशा याद रखना है कि किस दिन पेमेंट किया और किस दिन बुक्स में रिकॉर्ड किया, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले की डेट आ रही है। तो 28 जून को एंट्री कर दी बुक्स में, अकाउंट्स में, और 30 जून को तुम्हारा अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 28 जून ही हो जाएगी इसमें डेट ऑफ पेमेंट। और 28 जून को 1 अगस्त से कंपेयर करो तो 28 जून पहले की डेट आ रही है, तो 28 जून हो जाएगा व्हेन पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। तो 28 जून ही इसका सही जवाब है, टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ फिफ्थ, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन जून 30 एंड डेबिटेड इन रिसिपिएंट बैंक अकाउंट ऑन जून 26। तो पेमेंट एंटर्ड हुआ है जून 30 को और डेबिट हुआ है अकाउंट से जून 26 को। तो दोनों में जो पहले की डेट है वही डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। तो जैसे कि 26 जून है वो डेट ऑफ पेमेंट मानी गई। तो अब 26 जून को कंपेयर करो अगस्त 29 से,
तो दोनों में जो पहले की डेट आ रही है वो 26 जून है, तो 26 जून हो जाएगी। दैट इज अ पेमेंट व्हेन पेमेंट इज डेबिटेड इन द रिसिपिएंट ऑफ बैंक अकाउंट, रिसिपिएंट बैंक अकाउंट। तो यही जो टाइम है वही टाइम, यही डेट जो जून 26 है वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज द सर्विसेज of a transporter for road transport of a consignment on 17th of June। 17th of June को कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक ट्रांसपोर्टेज सर्विस लिया है, ठीक है, और उसको एडवांस पेमेंट भी कर दिया 17 जून को ही। हाउएवर द कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंट इमीडिएटली ऑन अकाउंट ऑफ अ स्ट्राइक इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में स्ट्राइक की वजह से सेम टाइम पे जो कंसाइनमेंट है या गुड्स भेजा नहीं गया उस ट्रक में। एंड इंस्टेड वाज सेंट ऑन 20 जुलाई, 17 जून की जगह 20 जुलाई को भेजा गया। नाउ इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22 जुलाई। अब इनवॉइस जो रिसीव किया है ट्रांसपोर्टर ने, ट्रांसपोर्टर से जो इनवॉइस रिसीव किया वो 22 जुलाई को हो गया। तो बताइए व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ऑफ द ट्रांसपोर्टर सर्विस। अब सर्विस के केस में तो हमने ये देखा कि जो अगर पैसा एडवांस में भी दे दिया तो वही उसी डेट को हम मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, चाहे इसमें इनवॉइसिंग या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस बाद में हुआ है। देख लेते हैं अब इसका जवाब। और ट्रांसपोर्ट के केस में तो आई थिंक रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ता है, क्योंकि कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो कंपनी है, और जीटीए अगर कोई कंपनी को, कॉर्पोरेट को अगर सर्विस दे तो कंपनी को रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ता है। अब इस केस में पहले रिवर्स चार्ज के सारे नियम लिखने होंगे। देखो, द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इज द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू। अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, सर्विस की बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज के केस की बात कर रहे हैं, तो आपको दो डेट देखनी होती है, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस के से 61st डे जो आ रहा है। इन दिस केस द डेट ऑफ पेमेंट है precede 61 day from the date of issue of the invoice by the supplier, hence the date of payment 17th June। तो डेट ऑफ पेमेंट है 17 जून, 61st डे कहीं और आ रहा है, आगे की डेट आ रही है, तो जो 17 जून है वही विल बी ट्रीटेड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। कई बार क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट निकल जाता है माइंड से, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, कि ये रिवर्स चार्ज का केस था या नॉर्मल केस था। जब आप 2 से 4 बार ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे, मॉक टेस्ट में फेस कर लोगे, तो फिर कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि फिर आपको आदत हो जाएगी क्वेश्चन को पढ़ने का कि यार क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, सब कुछ आता है हमें, या तो हम लिख नहीं पाते पूरा कंटेंट, या फिर सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन गलत रीड कर लेते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स क्यों होना भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन जब आते हुए क्वेश्चन में गलती हो जाए तो फिर दिक्कत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5th of January फॉर कैरिंग आउट एन आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब। अब देखो, राजू प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑर्डर रिसीव किया है और उसको पैसा भी मिल गया है 5 जनवरी को, एक आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना है, ठीक है। अब सर्विस के केस में पैसा पहले मिल जाता है या एडवांस मिल जाता है तो वही टाइम में सप्लाई। इट डिलीवर्स द डिजाइन। अब 23 अप्रैल को उसने डिजाइन डिलीवर किया। बाय ओवरसेट नो इनवॉइस इशूड एट दैट टाइम, कोई इनवॉइस भी इशू नहीं किया। एंड इट इशूड मच लेटर, इसको और इनवॉइस किया बहुत देर के बाद, बहुत दिनों के बाद, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब जितने दिन में उसको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था उसके भी बहुत दिनों के बाद, कि वैसे उसको कितने दिन में कर लेना चाहिए था इस सर्विस के केस में, 30 दिन के अंदर अंदर। अब बताइए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या भाई, जिस दिन एडवांस पेमेंट दे दिया 5 जनवरी को, तो अब यह है टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा सिंस, क्वेश्चन नंबर 6, सिंस द इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, क्योंकि इनवॉइस इशू नहीं हुआ विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी द, तो ऐसे केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है विल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट। तो 2 दिन हम इसमें कंसिडर करते हैं, जब इनवॉइस जो है वो 30 दिन के अंदर इशू हो जाना चाहिए था। अगर हो जाता तो हम डेट ऑफ इनवॉइस देखते और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट देखते, लेकिन इनवॉइस तो इशू किया नहीं, तो ऐसे केस में जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस हुई है या फिर जिस दिन उसको पैसा मिल गया, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीव पेमेंट, इन दोनों में जो पहले की डेट आ रही है हम उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 5th of January, जो पेमेंट रिसीव हुआ है 5 जनवरी को रिसीव हुआ, एंड द सर्विस वाज प्रोवाइडेड ऑन 23rd of April, और सर्विसेज प्रोवाइड हुआ है 23rd अप्रैल को। देयरफॉर, तो द डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 5th of January, तो 5 जनवरी की जो डेट है वही सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन्वेस्टिगेशन shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on
2nd of August, but no invoice was raised and the transaction dispatch of carton were not entered in the accounts. मतलब इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 150 कार्टन सिरेमिक कैपेसिटर के डिस्पैच हो गए हैं 2 अगस्त को, लेकिन इन्वॉइस भी रेज नहीं किया, ठीक है, डिस्पैच और उसको बुक्स में अकाउंट में एंट्री भी नहीं किया ना। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट का भी कोई एविडेंस नहीं है। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई? 150 कार्टन्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो वही देखो इस केस में क्या है कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी की डिटेल नहीं है, इनवॉइस भी रेज नहीं हुआ। तो ऐसे केस में जिस दिन उसने गुड्स रिसीव किया तो 2 अगस्त को डिस्पैच ऑफ कार्टन हुआ है, तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि और चीज़ें तो मिल नहीं रही हैं जो हम कंपेयर करेंगे। तो देखो, एज पर नोटिफिकेशन अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू पे GST ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, पता है कि ये GST हमें देना होता है आउटवर्ड सप्लाई पे, गुड्स की जब हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, उन दोनों में जो अर्लियर वाली डेट होती है वो, या इन दिस केस सिंस द इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, क्योंकि इस केस में इनवॉइस इशू हुआ नहीं है, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी द लास्ट डेट। तो ऐसे केस में जब इनवॉइस इशू नहीं होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू होनी चाहिए थी। नाउ द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द प्रेजेंट केस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर द डिस्पैच ऑफ द गुड्स। और इस केस में जो इनवॉइस है जिस दिन डिस्पैच हो रहा है गुड्स के 2 अगस्त को, उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। देयरफॉर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ऐसे केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है या टैक्स की पेमेंट के लिए जो हम टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड कर रहे हैं वो 2 अगस्त मानी जाएगी, जिस दिन इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। क्योंकि सब गुड्स के केस में जिस दिन आप डिस्पैच कर रहे हो उसी दिन इनवॉइस इशू होनी चाहिए या उससे पहले तक हो जानी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन राम एंड कंपनी। एक ऑर्डर दिया गया है राम एंड कंपनी को ऑन 18 अगस्त 18 अगस्त को फॉर सप्लाई ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज शूज, कि भाई एक कंसाइनमेंट की सप्लाई करो जो जूतों की कंसाइनमेंट है। ठीक है, 18 अगस्त को उसको ऑर्डर मिल गया। नाउ राम एंड कंपनी गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म द कस्टमर एंड इशू द इनवॉइस ऑन 2 दिसंबर। राम एंड कंपनी ने कंसाइनमेंट तैयार कर लिया, जूते बना लिए और 2 दिसंबर को इनवॉइस भी रेज कर दिया। द कस्टमर कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ राम एंड कंपनी ऑन 7 दिसंबर। अब कस्टमर ने राम एंड कंपनी के यहाँ आकर वो 7 दिसंबर को कंसाइनमेंट ले जा रहा है एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द पेमेंट ऑन द सेम डे, और पेमेंट भी उसी दिन ट्रांसफर कर दिया, विच इज एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑन द नेक्स्ट डे, और अकाउंट में एंट्री हुई है 8 दिसंबर को। नाउ आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना। देखो, डेट ऑफ पेमेंट मैंने बताया कि जिस दिन डेट ऑफ बुक्स में एंट्री कर रहे हो या जिस दिन उसके अकाउंट में पेमेंट जिसको पैसा आया, विच एवर इज अर्लियर। तो 7 और 8 दिसंबर में तो 7 दिसंबर हो जाएगा। और डेट ऑफ इनवॉइस देखो 2 दिसंबर है, तो 2 दिसंबर से मतलब वैसे तो 7 दिसंबर को लेके जा रहा है तो इनवॉइस 7 दिसंबर या उससे पहले इशू हो जाने चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 सितंबर को उसने 2 दिसंबर को कर दिया है, तो अब हमें कंपेयर करना है 2 दिसंबर और 7 दिसंबर में, वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन 8, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू पे GST। वही कहानी कि जिसको GST देना है आउटवर्ड सप्लाई पे गुड्स ऑफ टाइम एट द टाइम ऑफ सप्लाई पे। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है वो इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कंसिडर करेंगे या फिर लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी वो हम देखेंगे। अब इन दिस केस द इनवॉइस इज इशूड बिफोर, अब इस केस में इनवॉइस इशू हुआ है बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स एंड इज विद इन द टाइम लिमिट। तो इनवॉइस रिमूवल से पहले इशू हो गया तो विद इन द टाइम लिमिट है। देयरफॉर द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसे केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है पेमेंट ऑफ द टैक्स इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस जिस दिन इशू कर दिया 2 दिसंबर को, वही टाइम ऑफ सप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 9, मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9 अगस्त फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द सेट कंपनी। एक मील कूपन, खाने का कूपन बेचा गया एक कंपनी को 9 अगस्त को, ठीक है, और अपने एम्प्लॉय को बांटने के लिए। नाउ द कूपन्स आर वैलिड फॉर 6 मंथ। जो कूपन है वैलिड है वो 6 महीने के लिए एंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट परचेज ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम परचेज कर सकते हैं। नाउ द एम्प्लॉय यूज देम इन वेरियस स्टोर्स। Employee use them in various stores for purchase of various edible items on different dates। अब जो एम्प्लॉय है उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए,
लेकिन इसमें क्लियर नहीं है ना कि कौन से आइटम के लिए उसको रिडम्पशन किया जाएगा, उस कूपन को यूज़ किया जाएगा। अगर क्लियर होता कि इससे यही खरीद सकते हैं बस, तब तो मील कूपन की जो इशुएंस डेट है वही मान लेते टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे पता ही नहीं हो कौन से आइटम खरीदेंगे, तो ऐसे केस में वो जिस दिन रिडीम करेंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई माने जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले आप सारा का सारा लॉ बता रही यार, क्या डिस्टर्बेंस है। एज द कूपन्स कैन बी यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, क्योंकि कूपन यूज हो रहे हैं बहुत सारे वेराइटी के लिए, विच आर टैक्स डिफरेंट रेट पे, द सप्लाई कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कूपन। कूपन के टाइम में सप्लाई का पता ही नहीं लगा सकते क्या क्या खरीदने वाला है। देयरफॉर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द कूपन इज द डेट ऑफ देयर रिडम्पशन। तो जिस दिन रिडम्पशन होगी ना उस कूपन की, वही वाली डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। थैंक गॉड, ये बच्चा चुप हो गया रोने से। Now question number 10. A firm of advocates issues invoice for services to ABC Limited on 17th of Feb. ABC Limited को एक एडवोकेट की फर्म है, उसने इनवॉइस रेज किया है 17 फेब को। नाउ द पेमेंट इज कंटेस्टेड बाय ABC Limited on the ground that the account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance which necessitate further appearance for which then the firm is billing the company. Now the dispute drags on and finally payment is made on थर्ड नंबर। भाई कंपनी ने पैसा नहीं दिया, बोला कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरा केस फंस गया, कोर्ट में गलत हो गया, मेरे खिलाफ डिसीजन गलत हो गया, इस वजह से उसने पेमेंट लेट किया है, 3 नवंबर को पेमेंट किया है। नाउ आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द लीगल सर्विस। अब इसमें लीगल सर्विसेज के केस में आइडेंटिफाई, लीगल सर्विसेज केस में जो एडवोकेट है अगर किसी को सर्विस देता है तो ये रिवर्स चार्ज में फॉल करता है। तो रिवर्स चार्ज के केस में हम 60th डे देखते हैं इनवॉइस से, तो 17 फरवरी से 17 मार्च 17 अप्रैल, और ये जो पेमेंट किया जा रहा है 3 नवंबर को, तो आई थिंक 17th ऑफ अप्रैल की जो कैलकुलेट कर लेना 61st डे क्या आ रहा है, वही वाली डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ बाय अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विस टू एनी बिजनेस एंटिटीज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सबसे पहले वो रिवर्स चार्ज वाली बात लिख दी उनकी, जो टैक्स ऑन सर्विस ऑफ सप्लाई है, जब एडवोकेट की फर्म अगर किसी को लीगल सर्विस देती है, बिजनेस एंटिटी को देती है, तो रिवर्स चार्ज में पे करना होता है बिजनेस एंटिटी को ही। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस दैट आर टैक्सड अंडर रिवर्स चार्ज। जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है जो कि टैक्स किया जाएगा रिवर्स चार्ज में, उसके लिए 2 डेट देखनी है कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है और 61st डे क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ पेमेंट है 3 नवंबर और 61st डे डेट ऑफ इनवॉइस है वो 19th ऑफ अप्रैल। तो इन दोनों में जो विच एवर इज अर्लियर है, द डेट ऑफ पेमेंट कम्स सब्सिक्वेंट टू दैट 61st डे ऑफ द इशुएंस ऑफ बाय द सप्लायर इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द सर्विस। तो अब देखो 61st डे आ रहा है 19th ऑफ अप्रैल, तो जो 19th ऑफ अप्रैल है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। हे भगवान, कितना और रह गया इसको, इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए? क्या हम इस वीडियो में कर पाएंगे? लगता तो नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम वो भी कवर करेंगे। डिस्टर्बेंस हो रही है आज, पता नहीं क्यों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताना यार अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।